हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम शुरू कर रहे हैं एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि एग्रोनॉमी होता क्या है, देन उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको लैंड रोटेशन कहते हैं वो क्या होता है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है, सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस बेसिक लेक्चर में। अब हमारे जो पढ़ाने का पैटर्न है वो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाने का तरीका अब हम ये वाला फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो अभी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था और उसमें हमने कुछ ये भी पढ़ा था कि ये जो हमारे एग्रोनॉमी है और देन बाकी सारे कोर्सेस है, ये हमारी क्या है, ब्रांचेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रोनॉमी वर्ड, जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोमी लगा हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं ये नोमी लगा हुआ है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है नोमी लगा है मतलब ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है बच्चों, ग्रीक वर्ड ये है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, और ना ही आपको लिखने की जरूरत है, ना ही याद करने की जरूरत है। नोमी लगा है मीन्स ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, जिस भी वर्ड के पीछे लॉजी हो या नोमी हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड। मैं आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में शायद बताना भूल गया हूँ, पर हमने दो अपवाद की बात की थी, अपवाद या एक्सेप्शन की बात की थी। ठीक है, एक्सेप्शन की बात की थी। ठीक है, कि एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी क्या पढ़ा था, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर हमने ये देखा था कि ये जो वर्ड है ये लॉजी लगा हुआ है तो क्या होना चाहिए, ग्रीक वर्ड होना चाहिए, है ना। लेकिन ये ग्रीक प्लस लैटिन का मिक्सचर है, क्योंकि ये पोमो है, पोमो ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। किससे बना है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना है पोमोलॉजी। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों ऑप्शन हो, लैटिन और ग्रीक दोनों हो, तो दोनों लगाना है, और सिर्फ दोनों ऑप्शन ना हो, लैटिन दिया हो, ग्रीक दिया हो, इंग्लिश दिया हो, उर्दू दिया हो, तो फिर आपको लॉजी का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या लगाना है, ग्रीक लगाना है। ठीक, ये पढ़ा था। एक एक्सेप्शन और मैं आपको बताता हूं, जिसके जैसे हम पढ़ते हैं कि जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर होता है वो हमारा वर्ड कौन सा होता है, लैटिन वर्ड होता है। लेकिन एक ऐसा वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जिसके पीछे कल्चर तो लगा है लेकिन वो लैटिन नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं सिट्रस कल्चर। सिट्रस कल्चर, हो सकता है कुछ लोग ये वर्ड पहली बार भी सुन रहे हो। सिट्रस कल्चर का मतलब होता है नींबू वर्गीय फसलों की खेती, है ना। सिट्रस कल्चर का मतलब क्या है, नींबू वर्गीय फसलों की खेती। सिट्रस कल्चर में ये जो सिट्रस है, ये जो आपको दिख रहा है ये सिट्रस है ना, ये जो सिट्रस है और ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये कल्चर है। तो कल्चर तो लैटिन वर्ड है, कल्चर तो क्या है, लैटिन वर्ड है, लेकिन ये जो सिट्रस है, ये जो सिट्रस है हमारा, ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसलिए जो सिट्रस कल्चर है वो ग्रीक प्लस लैटिन का कॉम्बिनेशन है। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सिट्रस कल्चर या नींबू वर्गीय फसलों की खेती, जो ये सिट्रस कल्चर शब्द है ये किस भाषा से लिया हुआ है, तो लैटिन, ग्रीक प्लस लैटिन से लिया हुआ है। ग्रीक प्लस लैटिन, ग्रीक वर्ड सिट्रस और लैटिन वर्ड कल्चर, इन दोनों से मिलकर ये बना है। ठीक है, और अगर चारों ऑप्शन दिए हो तो फिर आपको लैटिन लगाना है, और ए और बी ऑप्शन दिया हो तो ग्रीक प्लस लैटिन लगाना है। तो जो एक्सेप्शन है वो भी हमें अच्छे से क्लियर करना है बच्चों। तो मैं एक एक चीज आपकी यहाँ पे क्लियर करते हुए चलूंगा। पढ़ाने का पैटर्न अब हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर लेना। तो हमने यहाँ पे सीखा कि जो एग्रोनॉमी वर्ड है हमारा वो कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। नोमी लगा इस वजह से हमने ग्रीक वर्ड, किस ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, तो ये बना है किससे, एक होता है एग्रोस, क्या होता है, एग्रोस प्लस नोमास। एग्रोस प्लस ये नोमास से मिलकर बना हुआ शब्द है कौन सा, एग्रोनॉमी। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड है यहाँ पे, एक एग्रोस है, एक नोमास है। दोनों का मतलब समझते हैं। एग्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, या हिंदी में बोल दे हम तो क्या होगा, खेत बोल देते हैं, या फिर क्षेत्र इसको बोल देते थे। देखो हिंदी में कई सारे मीनिंग होते हैं, खेत बोल दो, क्षेत्र बोल दो, है ना, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा, फील्ड। तो इंग्लिश भी आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। और नोमास का मतलब क्या हो जाता है हमारा बच्चों, वो होता है मैनेजमेंट। क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट को आप हिंदी बोल सकते हो प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रबंधन।
तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फील्ड है, जो हमारा खेत है, उसका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। ये सिंपल बात है। मतलब मैं क्या कह दूं यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं? मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, ये बोल सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, इसको हम बोल सकते हैं सस्य विज्ञान। मतलब हिंदी में कहो तो भूमि का प्रबंधन करना। भूमि का प्रबंधन करना क्या कहलाएगा? सस्य विज्ञान कहलाता है। ये हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में। अब भूमि का प्रबंधन करना या मैनेजमेंट ऑफ फील्ड करना जो हमारा एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान कहलाता है। कैसे? भूमि का प्रबंधन या फील्ड का मैनेजमेंट हम क्यों करेंगे? फील्ड का मैनेजमेंट करने का हमारे पीछे उद्देश्य होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? उत्पादन मिले, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले, हाई हमारा क्या हो? प्रोडक्शन हो। यही हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है। भाई एग्रीकल्चर का मेन उद्देश्य ही यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा उपज मिले, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इनकम हो। ठीक है, तो फील्ड को अगर हम अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं तो हमारा फसल का उत्पादन भी बढ़ता है, और फसल का उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आय बढ़ेगी। अब फील्ड का मैनेजमेंट कैसे होगा? मतलब अगर डेफिनेशन पे चलूंगा मैं अभी, तो फील्ड का मैनेजमेंट कैसे होगा? तो फील्ड का मैनेजमेंट के लिए देखो, ये तो एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की ब्रांच है, पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि एग्रीकल्चर की ब्रांच है। ठीक है, अब फील्ड का मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे कई सारे क्या होंगे? प्रिंसिपल्स काम करेंगे। ठीक है, फील्ड को मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे कई सारे क्या होते हैं? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। कई सारे प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनको लेके हम क्या करते हैं? फील्ड का मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं फील्ड के अंदर, जिससे हमारा फील्ड जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है, खेत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है, और जिसमें हम फसल लगाते हैं तो हमारे फसल का उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं फील्ड को मैनेज करने के लिए, जिससे हमारी फसल का उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है। तो यही डेफिनेशन क्या बोलती है कि एग्रोनॉमी जो है, सस्य विज्ञान जो है, वो कृषि विज्ञान की या एग्रीकल्चर की शाखा है, जिसमें हम कुछ प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस करके फसल की उत्पादन को बढ़ा देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। उसी को हम सस्य विज्ञान कहते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज करते हैं। तो किसके लिए? फील्ड को मैनेज करने के लिए। तो फील्ड मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? फील्ड मैनेजमेंट में हम करते हैं सोइल का मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर का मैनेजमेंट, पानी का मैनेजमेंट, और क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हम मृदा का मैनेजमेंट भी करते हैं, हम पानी का मैनेजमेंट भी करते हैं, और फसल उत्पादन, फसल का मैनेजमेंट भी करते हैं। ठीक है, मतलब सोइल, वाटर और क्रॉप को मैनेज करने के लिए जिन प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो शाखा क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो क्या हो गया? एग्रीकल्चर, ये क्या होता है? एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब कि सोइल, वाटर और क्रॉप को मैनेज करने के लिए जिन सिद्धांत और प्रक्रियाओं का उपयोग हम खेत के अंदर करते हैं, खेत को मैनेज करने के लिए, उसको सस्य विज्ञान कहते हैं। अब सोइल के अंदर क्या मैनेजमेंट, कैसा? अब जो प्रिंसिपल है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सोइल के अंदर क्या प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल पे आ गए हम। ठीक है, सिद्धांत की बात करते हैं ना कि एग्रो सस्य विज्ञान के सिद्धांत क्या है। तो सोइल के अंदर हम क्या करते हैं? टीलेज ऑपरेशन करते हैं, टीलेज करते हैं, भूपरिष्करण, टीलेज ऑपरेशन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी फील्ड अच्छे से तैयार हो सके, तीर्थ हो, उसकी फिजिकल कंडीशन अच्छी हो। ठीक है, अच्छा वातावरण तैयार हो जाए सोइल का। उसके साथ हम क्या करते हैं सोइल में? सोइल का कंजर्वेशन भी करते हैं। सोइल कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण का मतलब सोइल के इरोजन होता है, सोइल में इरोजन होता है ना, क्षरण जो होता है, मृदा का क्षरण, वो भी क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है, कम करना। तो ये प्रिंसिपल है। तो सोइल को मैनेज कैसे करते हैं? उसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सोइल का हम कंजर्वेशन करते हैं ताकि सोइल को हम मृदा संरक्षित करते हैं ताकि उसमें इरोजन ना हो। वाटर का कैसे संरक्षण करते हैं? तो हम जो इरिगेशन है, इरिगेशन का मैनेजमेंट करते हैं, है ना, इरिगेशन का मैनेजमेंट करते हैं, सिंचाई का मैनेजमेंट हम करते हैं वहां पे। ठीक है, वाटर का कंजर्वेशन भी करते हैं, वाटर क्वेश्चन मतलब हो गया यहाँ पे जल संरक्षण का मतलब वही हो गया कि पानी को बचाना, पानी को इस तरीके से हमें बचाना ताकि हम उसको फसलों में इस्तेमाल कर सके। तो ये प्रिंसिपल किस में आ गया? वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए।
क्रॉप को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, वीड का मैनेजमेंट भी करते हैं, है ना, वीड का मैनेजमेंट करते हैं, खरपतवार प्रबंधन करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, सोइंग टाइम, बुआई का समय, ये भी एक प्रिंसिपल है। और सीड की क्वालिटी, बीज, ठीक है, सीड क्वालिटी, बीज की गुणवत्ता, ये सारे प्रिंसिपल का यूज हम करते हैं जिस सोइल के अंदर पानी, वाटर के लिए और क्रॉप को मैनेज करने के लिए, जिससे हमें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, उसको हम बोल देते हैं सस्य विज्ञान। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। प्रिंसिपल को काफी तोड़ के हमने बोला है, प्रिंसिपल को और सिद्धांतों को भी मैंने बता दिया कि क्या क्या होते हैं सस्य विज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी क्या क्या होती है, ठीक है। और भी कई सारे आप जोड़ सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके अंदर जोड़ सकते हो, मौसम विज्ञान, है ना, मेट्रोलॉजी भी जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमें अच्छा फील्ड को मैनेज करना है तो हमें मौसम की जानकारी भी होनी चाहिए कि इस फील्ड के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज तो क्लियरली अगर एग्रोनॉमी को बोले तो क्या हो गया, एग्रोनॉमी मतलब हो गया ये कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें हम मृदा, पानी और फसल का प्रबंधन करने के लिए जिन सिद्धांतों और क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ जाए तो मैसेज कर दिया करो कि सर समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, या कॉन्सेप्ट से पहले बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। किसकी बात करते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जनक, सस्य विज्ञान के जनक की बात करते हैं। या और भी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सस्य विज्ञान के जनक, फादर ऑफ कौन है, तो पीटर डेक्रेसेंजी, सबसे ज्यादा काम इन्होंने ही किया है। कौन है, पीटर डेक्रेसेंजी। ये क्या है, फादर है किसके, सस्य विज्ञान के। पीटर डेक्रेसेंजी सस्य विज्ञान के फादर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा लिटरेचर, सबसे ज्यादा रिसर्च वर्क किया एग्रोनॉमी के अंदर, इसलिए इनको फादर कहा गया है। और इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, किताब भी लिखी, उसका नाम क्या था, ओपुस रूरालियम कमोधरम, ये इनकी बुक थी, ठीक है। ओपुस रूरालियम कमोधरम इनकी बुक थी। और इन्हीं में सबसे ज्यादा इन्होंने जो लिटरेचर लिखे थे, रिसर्च लिखे थे, वो इस बुक के अंदर लिखे थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई, ठीक है, एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चलते हैं ना, इसकी हिस्ट्री पे चलते हैं, शायद जो ये कोई नहीं बताएगा, इतिहास पे चलते हैं इसके कि एग्रोनॉमी की शुरुआत कब हुई। तो जो एग्रोनॉमी है, सस्य विज्ञान की शुरुआत जो हुई है, एग्रोनॉमी की या सस्य विज्ञान की जो शुरुआत हुई है, ये हुई है 1834 में। कब? 1834 में इसकी शुरुआत हुई है। सस्य विज्ञान की शुरुआत कब हुई है? 1834 में। किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है इनसाफ ने की है, बोसिंगाल्ट, ठीक है। जेबी बोसिंगाल्ट एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एग्रोनॉमी के अंदर सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया था। और वो कहां किया गया था? एलेसस में, एलेसस नामक स्थान पर, यूएस में एलेसस नामक स्थान पर सबसे पहले इन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट स्थापित किया था और एग्रोनॉमी से रिलेटेड रिसर्च वर्क शुरू किया था। तो एग्रोनॉमी की शुरुआत सबसे पहले 1834 में बोसिंगाल्ट नामक साइंटिस्ट ने की थी। कहां पर? तो एलेसस में की थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एग्रोनॉमी को अलग से शाखा के रूप में, ठीक है, सस्य विज्ञान को एक सेपरेट ब्रांच की बात करें, अलग से शाखा, ठीक है, अलग से पहचान कब मिली? तो इसको अलग से या सेपरेट ब्रांच कब बोला गया था? इसको 1900 के अंदर इसको एक अलग से या सेपरेट ब्रांच, सेपरेट विषय के रूप में जाना जाता है कि एग्रोनॉमी अलग से एक सब्जेक्ट रहेगा, अलग से एक ब्रांच रहेगी जिसके अंदर एग्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाएगी। ये 1900 में इसको अलग कर दिया था, एक सेपरेट ब्रांच, एक अलग से शाखा बना दी गई थी। किसकी? एग्रोनॉमी की। कब? 1900 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, 1900 में शाखा बना दी थी। उसके बाद हम बात करें तो 1908 में क्या था?
ये तो हमारी बात हो गई, अलग से शाखा बना दी गई। फिर हम बात करते हैं 1908 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। ठीक है, अलग से ब्रांच बना दी। अलग से ब्रांच बनाने के बाद 1908 में, कब की बात है यहां लिख देता हूं, 1908 में क्या हुआ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, हिंदी में लिखूंगा तब भी यही लिखूंगा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, तो इसलिए आप समझ जाना, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। कब, 1908 में। भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई कब, 1955 में। किसकी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई, 1955 में, इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है कि सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी जो है वो कब शुरू हुआ था। 1834 में किसने शुरू किया था, बोसिंगाल्ट ने एक अलग से इंस्टीट्यूट बना दिया था एलएसएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसको एक अलग से ब्रांच बनाया 1900 के अंदर। फिर 1908 में अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। इंडिया की बात करें तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी या इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में की गई इंडिया के अंदर। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गई किसकी, एग्रोनॉमी की। नाउ हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, कुछ अवधारणाएं या आईएमपी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। किसकी, क्रॉप रोटेशन की हम यहां पे बात करेंगे, फसल चक्र की, फसल चक्र की बात करेंगे या शस्यावर्तन चक्र की। फसल चक्र बोल दो या शस्यावर्तन चक्र भी इसको बोला जाता है। आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है। अब मैं पहले पीपीटी फॉर्म से पढ़ा रहा था, लेकिन पीपीटी फॉर्म में प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी मालूम, अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं हो पाता है और कुछ चीजें दिमाग में जो अलग से रहती है ना वो स्किप हो जाती है, मैं बता नहीं पाता हूं। जैसे ये हिस्ट्री, सस्य विज्ञान की हिस्ट्री मैंने यहाँ पे अच्छे से बताई आपको। तो जो पीपीटी में क्या रहता है, जो पीपीटी में दिखता है ना वही बस एक्सप्लेन होता है। और इस फॉर्म में क्या होता है, जितना मेरे पास नॉलेज होता है ना मैं सारा यहाँ पे बोर्ड पे उतार देता हूँ। और जो पीपीटी में लिखा है वो ऑलरेडी आपके पास नोट्स में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। तो उस सेंस में पढ़ाने का कोई सेंस नहीं निकलता है। और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पीपीटी से पढ़ाऊंगा। अदरवाइज ये वाला जो फॉर्मेट है मुझे बेस्ट लगता है और शायद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। और जैसे मैं याद कर सकता हूँ, मुझे ये याद है, मेरे को नॉलेज है इन सब चीज़ का, वैसे आप भी याद करके इस तरीके से ब्लैंक पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ये सारी चीज़ें हमें याद है। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र या शस्यावर्तन चक्र भी इसको हिंदी में कहते हैं। देखो, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मतलब फसल हो गई, रोटेशन मतलब हो गया चक्र, मतलब फसल को बदल बदल कर बोना। क्या हो गया, फसल को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र बोलाता है। मतलब क्रॉप को हमें क्या करना है, ईयर आफ्टर ईयर रोटेट करना है। ईयर आफ्टर ईयर, हर साल हमको रोटेट कर देना है क्रॉप को। या क्या, देखो कैसे, पहले समझ लो क्रॉप रोटेशन क्या है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन क्या है, या फिर मैं एक आपको एग्जांपल से भी समझा दूंगा, पहले समझो। सर्टेन, क्या लिखना है हमें, सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम में, एक निश्चित समय में, समझना, इसी से आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। निश्चित समय में, सर्टेन लैंड पर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, निश्चित भूमि पर, निश्चित भूमि पर क्या हो गया, सर्टेन टाइम में, सर्टेन लैंड पर, निश्चित भूमि को, और सर्टेन रोटेशन में, और हो गया सर्टेन रोटेशन में, मतलब निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में क्या करना, क्रॉप ग्रो करना, क्रॉप ग्रो करना, फसल लगाना, फसल लगाना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित समय में, निश्चित भूमि पर और निश्चित क्रम में फसलों को उगाना शस्य क्रम कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, साल दर साल ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब निश्चित समय में, निश्चित भूमि पर फसल को
ग्रो करना, क्या, एक निश्चित रोटेशन में। निश्चित रोटेशन में मतलब फसल को बदल बदल कर बोना। समझ में आ गया? मतलब फसल को निश्चित समय में निश्चित भूमि पर एक निश्चित चक्र में अदल बदल कर बोना फसल क्रम, क्रॉप रोटेशन या शस्यावर्तन क्रम कहलाता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देता हूं और क्यों ऐसा करते हैं, इसके लाभ क्या है ये भी हम बताएंगे। ये तो जस्ट डेफिनेशन हो गई कि फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, डेफिनेशन, और ये सब चीजें आपके नोट्स में भी है। अगर आप समझ गए डेफिनेशन क्या है तो बात आगे करते हैं। ठीक है, मैं पहले ले रहा हूं ईयर फर्स्ट ईयर। ठीक है, समय ले लिया हमने, निश्चित समय ले लिया एक साल, निश्चित समय ले लिया मैंने खरीफ का। ठीक है, निश्चित समय चलो मैंने ले लिया यहाँ पे खरीफ। समय का मतलब क्या है, खरीफ, रबी और जायद से, तो हमने निश्चित समय ले लिया यहाँ पे खरीफ। ठीक है, खरीफ क्रॉप की हमने यहाँ पे ले लिया समय। ठीक है, और ये हमारा ईयर हो गया पहला साल और निश्चित समय खरीफ। अब हमने निश्चित भूमि ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना दिया ये हमारा हो गया एक हेक्टेयर का एरिया, ये निश्चित है। ठीक है, 1 हेक्टेयर ये लैंड हो गई हमारे पास, फिक्स भूमि हो गई। ठीक है, 1 हेक्टेयर की हमारे पास यहाँ पे क्या है, भूमि, ये निश्चित है। एक फार्मर जिसके पास 1 ही हेक्टेयर लैंड है, अब इस 1 हेक्टेयर लैंड को उसने 3 टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, ये उसके पास बेड ए है, मतलब कि ये उसका क्षेत्र ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी सी 3 क्षेत्र है उसके पास। पहले साल उसने यहाँ पे क्या लगाया, राइस। खरीफ की बात हो रही है, देखो खरीफ में हम राइस ही लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लगाया इसने धान इस वाले प्लॉट में। ये एक ही भूमि है, ठीक है, एक निश्चित भूमि है ये। ठीक है, ए प्लॉट में धान लगाया, बी में उसने लगाया सोयाबीन, क्या लगाया, सोयाबीन लगाया। सी में उसने लगा दिया मेज, क्या लगाया, मेज, मक्का, क्या लगा दिया, मक्का। ठीक है, राइस लगाया, धान लगाया, सोयाबीन लगाई, मेज लगाया, मक्का लगाया, एक निश्चित भूमि में। ठीक है, साल दर साल फसल को बदल बदल कर बोना एक निश्चित समय में। तो ये पहला साल हो गया, अब मैं साल दूसरा लगाता हूं। ठीक है, अब साल दूसरा आ गया, दूसरे साल में भी हमारे पास जमीन तो वही है, ये निश्चित भूमि वही, उतनी ही जमीन रहेगी 1 हेक्टेयर की। ठीक है, 1 हेक्टेयर की उतनी ही भूमि है। फिर यहाँ पे यही प्लॉट ए है, प्लॉट बी है, ये प्लॉट ए हो गया, ये प्लॉट बी हो गया, प्लॉट सी हो गया, और ये सेम भूमि है। ठीक है, वही भूमि है यहाँ पे भी, ये भी वही भूमि है, निश्चित भूमि है। तो निश्चित समय, टाइम वही खरीफ का निश्चित समय हो गया, निश्चित भूमि वही निश्चित भूमि हो गई, और क्या किया, सर्टेन रोटेशन, मतलब निश्चित क्रम में। तो अब क्रम हम बदल रहे हैं, क्रम, निश्चित क्रम। अब निश्चित क्रम कौन डिसाइड करता है, ये क्रॉप रोटेशन के सिद्धांत और प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं, जो हमें नीचे पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहाँ पे फसल को हम बदल के बो रहे हैं। अब यहाँ पे ये वही टुकड़ा ए वाला है, यही टुकड़ा ए वाला है, तो यहाँ पे राइस की जगह अब हम राइस नहीं लगाएंगे, सीजन वही है, निश्चित समय खरीफ, निश्चित भूमि, जमीन भी वही है। पहले साल में हमने राइस लगाया था, दूसरे साल में अब क्या लगाओगे, तो दूसरे साल में अब हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम लगा देंगे सोयाबीन। ठीक है, यहाँ हम लगा देंगे सोयाबीन इस जगह में। पहले ए प्लॉट में राइस था, अब ए प्लॉट में हमने यहाँ लगा दी सोयाबीन, फसल बदल गई। बी प्लॉट में हम लगा देंगे मेज, क्या लगा देंगे, मेज, मक्का लगा देंगे। और सी प्लॉट में हम यहाँ लगा देंगे राइस, मतलब धान लगा देंगे। कहानी पूरी समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर है, कहानी पूरी समझ में आ गई कि निश्चित समय मतलब हो गया खरीफ, हमारा निश्चित समय हो गया। ठीक है, खरीफ हमारा निश्चित समय हो गया। दूसरी हमने बात की हमारा कि निश्चित भूमि, सर्टेन लैंड, तो हमारी 1 हेक्टेयर की भूमि थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले साल भी वही भूमि है, दूसरे साल भी वही भूमि है, वही ए वाला प्लॉट है, यही बी वाला प्लॉट है, यही सी वाला प्लॉट है। और एक निश्चित रोटेशन, निश्चित रोटेशन कौन डिसाइड करता है, तो वो सस्य विज्ञान के सिद्धांत डिसाइड करते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा कि राइस के बाद हमें, मतलब राइस जो है सीरियल क्रॉप है, उसके बाद हमने यहाँ पे पल्सेस क्रॉप क्यों ली, ये एक निश्चित क्रम है कि राइस के बाद हमने पल्सेस क्रॉप क्यों ली। तो ये एक सिद्धांत है, ये बताना पड़ेगा हमको क्यों, क्योंकि देखो राइस के बाद हम क्या लेंगे, ऐसी फसल लेंगे जो उसी कुल की ना हो, सेम उसी प्रकार की ना हो। तो राइस के बाद हमने सोयाबीन ले ली, तो उसी प्रकार की नहीं है। देखो यहाँ पे ये राइस क्या है, ये सोयाबीन क्या है, लेग्यूम क्रॉप है, और ये मेज नॉन लेग्यूम क्रॉप है, सीरियल वाली है। तो यहाँ ये सोयाबीन क्या करेगी, तो इसमें कुछ घाटे होती है, लेग हीमोग्लोबिन होती है, जो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण या फिक्स करती है सॉइल के अंदर। तो जो मेज हम लगाएंगे अगले साल, तो उसको कम नाइट्रोजन देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित समय हमने खरीफ ले लिया, निश्चित भूमि हमारी 1 हेक्टेयर की ले ली, और निश्चित रोटेशन मतलब राइस के बाद हमें अगले साल सोयाबीन ले लिया। अब हो सकता है तीसरे साल आप यहाँ पे सोयाबीन की जगह क्या ले लो, मेज ले लो, मक्का, तीसरे साल मक्का ले लो, तो एक निश्चित क्रम हो जाएगा।
फसल को उगाना हमारा क्या कहलाता है, फसल क्रम। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, लाभ क्या है, उस पर आ जाते हैं। ठीक है, लाभ क्या है पहले तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है हमारा, उसके बाद मैं सिद्धांत पे आऊंगा। एडवांटेजेस क्या है इसके पीछे, पहली चीज, या फिर चलो पहले प्रिंसिपल ही देख लो यार, पहले प्रिंसिपल देख लो। प्रिंसिपल्स क्या है क्रॉप रोटेशन के, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत मतलब कि जो सिद्धांत किसके लिए, कि जो रोटेशन हम ले रहे हैं, जो रोटेशन हम ले रहे हैं, सर्टेन निश्चित रोटेशन ले रहे हैं, जो क्रम ले रहे हैं, वो कैसे लेना है हमें, उसके लिए प्रिंसिपल है। कि जो रोटेशन आप ले रहे हो, ये हमने रोटेशन लिया यहाँ पे कि राइस के बाद आपने सोयाबीन लिया, तो ये क्यों लिया, इसकी जगह राइस की जगह आप वापस उसी कुल की क्रॉप ले सकते थे, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल ये बोलता है आपको कि अगर आप यहाँ पे सेलो रूटेट मतलब कि उथली जड़ वाली फसल के बाद क्या ले लो, डीप रूटेड क्रॉप ले लो। ठीक है, गहरी जड़ वाली फसल ले सकते हैं। पहला सिद्धांत यही है कि अगर आपने उथली जड़ वाली सेलो रूटेड क्रॉप ली है तो उसके बाद आप क्या लो, डीप रूटेड वाली क्रॉप लो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे सेलो रूटेड में आपका आता है मेज, मक्का। क्या आता है, मक्का, इसकी रूट ऊपर ही रहती है। इसके साथ आप ले सकते हो कॉटन, कपास की जड़ें काफी अंदर तक जाती है। ठीक है, ये आप ले सकते हो। सेकेंड प्रिंसिपल की बात करें तो अगर आप दाल वाली मतलब पल्सेस क्रॉप के बाद, दाल वाली दलहनी फसल के बाद आप क्या ले सकते हो, नॉन पल्सेस क्रॉप या सीरियल या कुछ भी ले सकते हो। नॉन पल्सेस हम बोलेंगे, पल्सेस को छोड़कर आप कोई सी भी ले लो। ठीक है, अदलहनी फसल आप ले लो। ये सिद्धांत बोलता है, क्यों ये सिद्धांत इसलिए बोलता है, क्यों बोलता है ये सिद्धांत, देखो ऊपर वाली में हमने बोला कि पहले उथली जड़ वाली के बाद आप गहरी जड़ वाली ले लो। क्यों ऐसा कहा जाता है, देखो ये मान लो मक्का हमने लिया तो इसकी जड़ सोइल के अंदर बस इतनी ही गई। ठीक है, ये आपने लिया, अब देखो ये इतनी ही अंदर गहराई में गया तो यहाँ पे भी नीचे भी तो न्यूट्रिएंट होंगे सोइल के अंदर, तो ये ऊपर से इसने न्यूट्रिएंट ले लिए। अब हम इसके बाद अगर गहरी जड़ वाली लेते हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर से तो न्यूट्रिएंट यहाँ पे हमने पहली क्रॉप में यूज कर लिए, अब जो नीचे से न्यूट्रिएंट खींच के कौन लाएगा, जब हम गहरी जड़ वाली फसल लेंगे तो वो नीचे से भी न्यूट्रिएंट को खींच के ले आएगी। ठीक है, तो उथली के बाद गहरी जड़ वाली ले लेते हैं, ये इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर पल्सेस क्रॉप हमने लिया, तो ये पल्सेस क्रॉप क्या करेगी, ये एटमॉस्फेयर से यहाँ सोइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती है, जिससे क्या होता है 25% नाइट्रोजन हमें अगली क्रॉप को कम देना पड़ता है। तो अगली क्रॉप अगर हमने नॉन पल्सेस ले ली तो हमें 25% कम नाइट्रोजन देना पड़ेगा, और अगर पल्सेस वाली ही ले ली तो वहां पे नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, और अधिकता होने से क्या होगा, उसमें रोग लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसल। तो दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल में आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे अरहर है आपकी, तुअर है ना, तुअर के बाद आप ले लो गेहूं, वीट ले लो, गेहूं ले लो। तो दाल के बाद बिना दाल वाली फसल। ठीक है, तीसरा सिद्धांत आप ले लो, लेस फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड क्रॉप के बाद आप ले लो हाई फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड क्रॉप। ठीक है, मतलब कम खाद वाली फसल के बाद अधिक खाद वाली फसल आप ले लो। कम खाद वाली के बाद अधिक खाद वाली फसल आप ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे कम खाद वाली आप ले लो, जैसे मूंग में कम खाद की जरूरत पड़ती है। मूंग के बाद आप आलू ले लो, आलू में अधिक खाद की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपने ले लिया यहाँ पे मूंग हो गया हमारा, मूंग के बाद आपका हो गया पोटैटो। ठीक है, और भी हो गया, गन्ने के साथ आप ले लो वीट, गन्ने में ज़्यादा खाद चाहिए, वीट में कम खाद चाहिए, तो गन्ने के बाद आप वीट ले सकते हो, इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरा सिद्धांत है। ऐसा क्यों, वही सिद्धांत सीधी सी बात है, आप कम खाद वाली ले लोगे
फिर बाद में अधिक खाद वाली ले लोगे, तो अधिक खाद वाली लोगे तो वो बाद में सेकेंड जो क्रॉप है उसके लिए फायदा करती है, ठीक है। और इसका फायदा ये भी है कि हमारी सोइल की जो उर्वरा शक्ति है वो मेंटेन रहती है। इसके साथ लाभ भी आप सीखते जाइए। लाभ क्या है, यहाँ पे लाभ क्या सीखा हमने कि भाई गहराई से भी न्यूट्रिएंट हम ले सकते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसका उपयोग हो जाएगा, फिर यहाँ पे उर्वरक शक्ति जो है सोइल की, जो सोइल फर्टिलिटी वो भी मेंटेन रहती है। इस तरीके से कई सारे सिद्धांत है। और क्या सिद्धांत हो सकता है, यहाँ आ जाएगा सोइल इरोजन प्रिवेंट, क्रॉप के बाद जो सोइल इरोजन को परमिट करती है, ठीक है, परमिट क्रॉप के बाद सोइल इरोजन प्रिवेंट क्रॉप आप लगाओ, मतलब यहां आ जाएगा मृदा क्षरण को बढ़ावा देने वाली, मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली फसल के बाद यहां आ जाएगा मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल लगानी चाहिए। जैसे एग्जांपल मक्का जो है, मेज जो है वो मृदा क्षरण को क्या करती है, बढ़ाती है, ठीक है। मक्का के बाद आप ले लो मूंग, ले लो कुछ भी ले लो, मूंग ले लो, है ना, ये क्या करती है, मृदा क्षरण को रोकने का काम करती है। क्लियर है। तो ये सिद्धांत है जो काम करती है, ठीक है। इससे और क्या फायदे होते हैं, और क्या फायदे होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी नहीं लगता है। क्रॉप रोटेशन से का फायदा क्या है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है। देखो वो उसके बाद मैं लाभ में चलता हूं, लाभ आपको बताता हूं, और भी कई सारे सिद्धांत है, नोट्स में आपके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लाभ की बात करते हैं। एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, इसके लाभ क्या है, फायदा क्या है। पहला, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। सोइल फर्टिलिटी क्या रहती है, मेंटेन, सोइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ठीक है, बनी रहती है, उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पहला लाभ तो ये है। कैसे, क्योंकि क्रॉप को हम रोटेट करेंगे कम खाद वाली से अधिक खाद चाहने वाली, तो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बैलेंस रहती है। दूसरा, फसल संरक्षण, फसल संरक्षण में मदद मिलती है, मतलब जो है प्लांट प्रोटेक्शन में हेल्प होती है। प्लांट प्रोटेक्शन, हेल्प इन प्लांट प्रोटेक्शन, ऐसा लिख सकते हो, हेल्प इन प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में हेल्प करता है क्रॉप रोटेशन, फसल संरक्षण में हेल्प करता है। कैसे, तो कैसे हेल्प करेगा कि देखो मान लो आपने यहाँ पे राइस क्रॉप ली, अगली बार आपने यहाँ पे सोयाबीन ले ली, ठीक है। पहले साल आपने राइस ली, दूसरी बार सोयाबीन ले ली, तीसरी बार मान लो आपने मेज ले ली यहाँ पे, ठीक है, मक्का ले ली। अब आपने पहली बार राइस ली, तो राइस के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट और इसके जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या होंगे, राइस पे यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये इनका लाइफ साइकिल यहीं पे गुजारेंगे सोइल के अंदर। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे सोयाबीन ले ली तो ये राइस के कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको इनका भोजन नहीं मिलेगा ना राइस। भाई इनको मालूम है कि हमारा जो भोजन है राइस ये खरीफ सीजन में आता है और इसी जगह पर आता है, तो हम यहीं बैठे रहेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, राइस में लगाकर सोयाबीन लगा दी, तो इनका भोजन आपने खत्म कर दिया, तो ये इंसेक्ट पेस्ट भी यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, वीट भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वीट कंट्रोल भी हो जाता है। समझ गए बात को, ऐसा, ठीक है। और क्या फायदा है, सोइल इरोजन रिड्यूस होता है, सोइल इरोजन रिड्यूस होता है ना, मृदा क्षरण कम होता है, मृदा क्षरण को रोकता है, मृदा क्षरण को रोकने का काम भी करता है ये क्रॉप रोटेशन। मृदा क्षरण भी कम से कम होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहता है ना, वातावरण जो है संतुलित रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है। तो इस तरीके से इसके लाभ है यहाँ पे, ठीक है, कई सारे लाभ है। रोग, बीमारी, फर्टिलाइजर, फसल संरक्षण, मृदा और उत्पादन में वृद्धि होती है। मुख्य तो यही है, उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होता है, हाई क्रॉप प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन मिलता है हमें, प्रोडक्शन हाई मिलता है। फिर सॉइल की फिजिकल कंडीशन हुए तो सुधरी गई, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है, मतलब सॉइल की फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होती है। फार्मर्स की जो कंडीशन है वो भी सुधरती है। फार्मर्स लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव होता है, फार्मर का लाइफ स्टाइल, क्योंकि क्रॉप का इंप्रूवमेंट होगा तो फार्मर्स की दशा भी सुधरेगी, किसान की
दशा भी सुधरती है, दशा भी सुधरती है। क्लियर है? तो ये इसके लाभ है, किसके? फसल चक्र के ये सारे लाभ भी होते हैं। क्लियर है? चलो, ये लाभ की बात भी हमने कर ली। अब हम बात करते हैं क्या? फसल सघनता। फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। डाटा भी शेयर करेंगे, नया डाटा क्या है इसका, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है इंडिया की। तो फसल सघनता की बात करते हैं। फसल सघनता क्या होती है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया इंटू 100, मतलब कुल बोया गया क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र से अगर भाग दे दे तो हमारी फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, या फिर मैं इसको क्या बोलूं, सकल बोया क्षेत्र, ठीक है, अपोन में आ जाएगा हमारा नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया क्षेत्र, शुद्ध फसल क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र और शुद्ध फसल क्षेत्र। इसको अगर मैं 100 से डिवाइड या इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। सकल बोया क्षेत्र मतलब कुल कितना क्षेत्र बोया गया खरीफ, रबी और जायद तीनों को मिलाकर। ये जो हम देखते हैं ये खरीफ प्लस रबी प्लस जायद, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है, सकल फसल क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि खरीफ प्लस रबी प्लस जायद तीनों को मिलाकर कितना क्षेत्र बोया गया, ठीक है, खरीफ प्लस रबी प्लस जायद तीनों को मिलाकर कितना क्षेत्र बोला गया, ये होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और नेट सोन एरिया क्या होता है, शुद्ध फसल क्षेत्र क्या होता है, शुद्ध फसल क्षेत्र का मतलब है कुल क्षेत्र कितना है, कुल क्षेत्र टोटल एरिया कितना है, ठीक है, टोटल एरिया, कुल क्षेत्र टोटल एरिया कितना था, इसको हम भागित करते तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल के आ जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे सोल्व करने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी हम निकाल के बताएंगे कि कैसे यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाली जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं और बात करते हैं कि मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, किसान है, फार्मर है, किसान है, उसके पास जो है कुल कितनी जमीन है, उसके पास जो टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्र है, टोटल लैंड है, मतलब कुल जमीन उसके पास कितनी है, कुल भूमि, कुल भूमि उसके पास है, मान लो कुल भूमि उसके पास है 20 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर की जमीन है एक किसान के पास, ठीक है। उसमें से वो खरीफ में उसमें से वो खरीफ में 20 हेक्टेयर में क्या करता है, सोइंग करता है, ठीक है, 20 हेक्टेयर में सोइंग करता है। रबी में वो 15 हेक्टेयर में क्या करता है, सोइंग करता है, ठीक है। और जायद में वो 5 हेक्टेयर में सोइंग करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि खरीफ में तो बारिश पे निर्भर रहते तो पूरे के पूरे एरिया में सोइंग कर सकते हैं, रबी में हो सकता है उसके पास 15 हेक्टेयर में ही इरिगेशन हो इसलिए 15 हेक्टेयर का कर रहा है, और जायद में हो सकता है 5 हेक्टेयर में इरिगेशन हो तो 5 में कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी। एक किसान के पास टोटल भूमि 20 हेक्टेयर है, खरीफ रबी और जायद में वो इतने इतने एरिया में फसल लेता है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगी। तो भैया हम अपना फार्मूला लगाएंगे क्या, कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता बराबर क्या होगा, वही फार्मूला कुल बोया गया क्षेत्र। तो कुल बोया गया क्षेत्र हमारा यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ग्रास क्रॉप्ड एरिया मतलब सकल फसल क्षेत्र, ये कितना है, तो खरीफ प्लस रबी प्लस जायद कितना है,
खरीफ में उसने 20 में, फिर रबी में 15 और जायद में 5। तो टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया? 20 और 20 40। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे? 40। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है? फार्मूला बोलता है ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट सोन एरिया इंटू 100। तो ग्रास क्रॉप्ड एरिया हमने क्या जोड़ा? खरीफ, रबी और जायद, इन तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है? 40 हेक्टेयर हो रहा है। ठीक है। और कुल क्षेत्र नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया हमारा क्या है? नेट सोन एरिया या शुद्ध फसल क्षेत्र। शुद्ध फसल क्षेत्र कितना है? तो वो है 20 हेक्टेयर, है ना। शुद्ध फसल क्षेत्र कितना है? 20 हेक्टेयर। मतलब जितना टोटल है वो हमारा क्या है? शुद्ध फसल क्षेत्र है, वो है 20। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? 20 दूनी 40। तो 200% जो है वो उस फार्मर की क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। सवाल समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखना वीडियो, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करना कि सर नहीं समझ में आया, और आ गया हो तो अच्छी बात। ठीक है। एक किसान है, उसके पास टोटल 20 बीघा जमीन थी। खरीफ ने उसमें पूरे 20 बीघा में खेती की, रबी में उसने 15 बीघा में खेती की और जायद में 5 बीघा में खेती की। तो तीनों सीजन मिला के उसने 40 बीघा में खेती की। तो तीनों सीजन मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रास क्रॉप्ड एरिया। लेकिन उसके पास वाकई में एक्चुअल में कितनी जमीन थी? 20 ही बीघा थी, उसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नेट सोन एरिया को डिवाइड कर देते हैं और गुणित में 100 कर देते हैं, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता निकल जाती है। ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी मतलब फसल चक्र सघनता। ये क्या होता है? अब फसल चक्र सघनता मतलब एक साल में आपने कितनी, मतलब टोटल नंबर ऑफ फसल, आपने कितनी फसल ली और उन फसल की अवधि कितनी है। ठीक है। यहां आ जाएगा फसलों की संख्या, कितनी फसल आपने ली और वो फसल कितने समय में पक गई। ठीक है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है? यहां आ जाएगा फसलों की संख्या, मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, अपॉन में क्रॉप ड्यूरेशन, फसल अवधि। फसल अवधि मतलब क्रॉप ड्यूरेशन। क्रॉप ड्यूरेशन का मतलब है, जैसे मान लो आपने क्रॉप क्रोई लगाई सोयाबीन, तो सोयाबीन कितने समय में पक जाती है? 4 महीने में। आपने सोयाबीन लगाई, सोयाबीन के बाद मान लो आपने गन्ना लगा लिया, तो गन्ना 18 महीने में पकता है। तो टोटल समय कितना हो गया? 1 साल का हो गया, 2 साल का। तो यहाँ ड्यूरेशन जो रहता है वो हम किस में देखते हैं? ईयर में। ईयर में देखते हैं इंटू 100। यहाँ पे याद रखना ड्यूरेशन जो है वो साल में देखते हैं। जैसे हमने मान लो गेहूं लगाया, तो गेहूं 1 साल में ही पक के तैयार हो जाता ना, 1 साल के अंदर ही 4 महीने में हो जाता, तो ड्यूरेशन 1 ईयर लेके। ठीक है। मान लो आपने 4 क्रॉप ले ली, 5 क्रॉप ले ली, तो 5 क्रॉप ले ली तो वो 2 साल में, 3 साल में पकती है, तो ड्यूरेशन हम नीचे 3 साल लिखेंगे। तो फसलों की संख्या बटे फसल की अवधि को गुणा करके 100 से गुणा कर देते तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकल जाती है। जैसे मैं बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेने से पहले मैं कुछ यहाँ पे क्रॉप रोटेशन के कुछ प्रिकॉशन है, कुछ सावधानियां, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। कुछ प्रिकॉशन है या कुछ सावधानियां हैं। क्या? फर्स्ट, यहां पर आपको क्या चीज रखनी है कि जो फेलो लैंड और ग्रीन मैन्यूअर क्रॉप, जो फेलो प्रति हम रखते हैं, फेलो और ग्रीन मैन्यूअर क्रॉप है। ग्रीन मैन्यूअर के लिए, फेलो और ग्रीन मैन्यूअर के लिए जब हम उसको छोड़ते हैं, खाली जगह छोड़ते हैं, तो उसकी क्रॉप काउंट नहीं होती। ठीक है, क्रॉप काउंट नहीं होती। याद रखना क्या? डू नॉट काउंट एज ए क्रॉप। इसको एज ए क्रॉप काउंट नहीं करते, बट इसका ड्यूरेशन काउंट किया जाता है, बट ड्यूरेशन काउंटेड। याद रखना, मतलब कि जो परती भूमि है, ठीक है, हम परती छोड़ देते हैं, परती और जो हरी खाद की फसल है, उनको फसल संख्या में नहीं गिना जाता। ठीक है, फसल संख्या में नहीं गिना जाता, पर इनकी
समय अवधि गिनी जाती है। समझ में आ गया कि अगर हमने खाली छोड़ दी जगह किसी सीजन में या हमने हरी खाद लगाई है तो वो फसल काउंट नहीं होगी, नंबर ऑफ संख्या में ऊपर काउंट नहीं होगी, लेकिन उसकी अवधि 4 महीने जो दिए हैं वो काउंट हो गया। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पे आपने सोयाबीन ले लिया, सोयाबीन के साथ प्लस आपने मेज लिया, मतलब ये कौन सी क्रॉप हो गई? मिक्स्ड क्रॉप। तो इसको 1 क्रॉप मानेंगे, एक क्रॉप लेके चलेंगे, ठीक है। मतलब यहां पे आपने क्या लिया? सोयाबीन लिया प्लस उसके साथ आपने मक्का लिया, किसमें? मिश्रित फसल में, मिश्रित फसल में। तो इसको एक ही क्रॉप मानेंगे, एक ही फसल मानेंगे, ठीक है, इसको एक ही फसल मानेंगे। ये दो बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, किसके लिए? क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी के लिए। पहला क्या कि जो ग्रीन मैन्योर हरी खाद आपने लगाई है या आपने परती छोड़ दी है तो उसको फसल की तरह काउंट नहीं करना, लेकिन उसका समय काउंट करना पड़ेगा। और नीचे सोयाबीन प्लस मक्का लिखा है, सोयाबीन प्लस मक्का मतलब वो मिक्स क्रॉप है, एक साथ लगाई हुई है, तो उसको एक ही क्रॉप मानेंगे, दो नहीं मानेंगे कि सोयाबीन और मक्का दो हो गए। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, चलो सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन ले लिया। सोयाबीन के बाद मैंने डेज लगाया, सोयाबीन के बाद मैंने ले लिया व्हीट, ठीक है। अब बोला कि इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे? फसलों की संख्या, तो कितनी फसल है ऊपर? 2, ठीक, कितनी फसल है? 2। कितने समय में कंप्लीट हो जाती है? तो सोयाबीन 4 महीने में, व्हीट भी 4 महीने में। ये खरीफ हो गया या रबी हो गया? ये खरीफ हो गया, रबी हो गया, एक साल के अंदर ही हो रहा है, तो 1 ले लिया इंटू 100। तो यहाँ पे कितने क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कितनी होगी? सोयाबीन और व्हीट की, गेहूं की 200 हो गई। इस तरीके से आपको निकालना है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लूं, मतलब ये 1 वर्षीय है, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ये 1 ईयर वाली है, तो सीधी सीधी बात हम यहाँ सीधे अपॉन में 1 लिख देंगे। और नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, क्या कि सोयाबीन खरीफ में होता है और ये रबी में होता है, और रबी और खरीफ पूरे एक ही साल के अंदर हो रही है, ये पक जाएगी एक ही साल के अंदर, तो नीचे में बटे में 1 कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मैं लिया सोयाबीन प्लस मेज मक्का डेज, यहाँ पे मैंने ले लिया व्हीट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया व्हीट के बाद मैंने मान लो यहाँ पे फेलो छोड़ दी, ठीक है, सोयाबीन व्हीट मेज पे फेलो छोड़ दी, प्लस मैंने ले लिया यहाँ पे फिर सोयाबीन। क्लियर है? अब हमको बताना है क्या होगा। देखो अब यहाँ पे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी लगाना, इस एग्जांपल में आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होगी, तो देखो मैंने क्या बोला, प्लस लगा है, प्लस लगा है मतलब ये क्या है? मिक्स्ड क्रॉप है, मिश्रित फसल है, तो इसको एक ही मानना है, एक फसल ये हो गई। व्हीट ये 2 फसल हो गई। फेलो को एज ए फसल काउंट नहीं करना है, और ये 3 फसल हो गई। तो टोटल फसल की संख्या कितनी हो गई? 3। अब समय देखना है, समय तो ये हो गया खरीफ में, ये हो गया रबी में, ये जायद में हमने खाली छोड़ दी, तो ये एक साल का साइकिल पूरा हो गया। और वापिस सोयाबीन ले ली, मतलब यहाँ पे दूसरा साल शुरू हो गया, मतलब ये दूसरा साल शुरू हो गया, मतलब समय अवधि कितनी हो गई? 2 साल की, गुणित 100 कितना आ जाएगा? 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो जाएगी अगर इस तरह की क्रॉप दी है तो। अब निकाल सकते हैं आप, अब आराम से आप निकाल सकते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2 साल वाली हो गई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया पेडी, है ना, धान, ठीक है। फिर हमने ले लिया व्हीट, ठीक है। फिर हमने ले लिया यहाँ पे मूंग, ठीक। फिर हमने ले लिया शुगर केन, ठीक है। शुगर केन के बाद मैंने ले लिया ग्रीन मैन्योर, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, ठीक। और फिर आप यहाँ पे और चाहो तो पेडी ले लो, जितना चाहो उतना ले सकते हो, 4 क्रॉप से ज़्यादा नहीं ले सकते वैसे एक सीजन में। पेडी हो गया, व्हीट हो गया, मूंग हो गया, शुगर केन हो गया और ग्रीन मैन्योर हो गया। चलो देखो अब यहाँ पे देखो, ये पेडी आपका 1 साल, ये 1 क्रॉप हो गई, व्हीट 2 क्रॉप हो गई, मूंग 3 क्रॉप हो गई, शुगर केन 4 क्रॉप हो गई, और ग्रीन मैन्योर को एज ए क्रॉप काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ क्रॉप की संख्या कितनी हो गई? 4। अब समय देखो, समय निकालना है तो क्या करोगे, ये आपकी खरीफ, ये रबी में होता है, ये जायद में होता है, तो ये 1 साल का समय यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 1 साल का समय यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पे आ जाओ,
तो ये होता है 18 महीने में कंप्लीट, तो ये 2 साल का समय यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और फिर हमने ग्रीन मैनुअल ले ली, तो ये आपका समय चला गया तीसरे साल में। क्यों? क्योंकि 1 साल तो यही हो गया, फिर ये 18 महीने में जा रहा, मतलब 1.5 साल तो ये हो गया, तो 2 साल, तीसरा साल शुरू हो गया। तो टोटल ईयर यहाँ पे 3 हो गए, इंटू 100 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 बचा 1, फिर 3 तिया 9, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, भागने जाने की 0.0, 3 तिया 9, 133%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई, 133%। तो आई थिंक अब मुझे और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, और आपके एग्जांपल आपके नोट्स में दिए हुए हैं सारे, पर निकालना कैसे वो मैंने बता दिया कि कैसे आपको इसको पूरा निकालना है। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, अगर ये पैटर्न मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा और मुझे लगता है ये बेस्ट है, तो इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी आपके पास PDF फॉर्म में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। उसको मैं यहाँ पे शो कर दूँ और उससे पढ़ाऊँ तो वो शायद ठीक नहीं है। तो ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है। देखो, कम चीज़ों को हमने ज़्यादा तरीके से समझा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।